आज के इस न्यू लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 बोले तो धारा वैद्युतिकी का रिवीजन। चर्चा करें हम इस चैप्टर की तो भैया इस चैप्टर का जो रिवीजन है आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बोले तो इस चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन आपको 2 दिन में कराया जाएगा, एक इस लेक्चर में और एक इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की क्लास का भैया है आपका रिवीजन ऑफ धारा वैद्युतिकी, वो भी इसका पार्ट 1। चर्चा करें हम इस चैप्टर की तो इस चैप्टर का भैया नाम से हमें मालूम चल रहा है कि इसमें मेन चीज किसके बारे में पढ़ाया जाता है, धारा के बारे में। तो सबसे पहले हम धारा को ही रिवाइज कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा नाम में ही सब कुछ छिपा है। वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश, और धारा का मतलब होता है निश्चित दिशा में प्रवाहित होना। सिंपल सी बात है कि जिस प्रकार जल के प्रवाहित होने को जल धारा कहते हैं, ऐसे ही आवेश के प्रवाहित होने को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या बनती है परिभाषा से? हमने क्या किया कि भैया एक चालक तार लिया, कोई चालक तार है, और इतना आप जानते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी भी तरीके से ये सभी का सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगे, मतलब सब बातों की सिंपल सी है कि अगर किसी चालक पदार्थ में आवेश निश्चित दिशा में प्रवाहित हो तो उसे ही क्या कहते हैं, धारा। धारा को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, I से, जिसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, Q/T, जिसमें T क्या होता है, समय, Q क्या होता है, प्रवाहित आवेश। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि 1 घंटे में 50 कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया, तो समय तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे, और Q प्रवाहित आवेश बोले तो 50 कूलाम। अच्छा साहब, धारा के साथ साथ इसका एक और फॉर्मूला आता है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा का मतलब क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर धारा, जिसका फॉर्मूला आया था भैया dQ/dt, जो कि आपको याद रखना है। dQ/dt बोले तो Q का T के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, बोले तो अवकलन। अच्छा साहब, इस पर भैया सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, क्वेश्चन कहेगा कि किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश 5T⁻³ है, बोले तो T समय पर आवेश दे दिया, T समय पर आवेश दे दिया। क्वेश्चन पूछता है कि भाई साहब T बराबर 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर समय के साथ क्या लग के आया है, पर। जब भी समय के साथ पर लगा हो, इसका मतलब कौन सा मान पूछ रहा है, तात्क्षणिक मान, बोले तो तात्क्षणिक धारा वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भाई, चर्चा करें इसके मात्रक की। मात्रक आप जानते हैं, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एक फेमस मात्रक है एम्पियर। इसके बाद चलते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या मतलब है आपको भैया, इससे पिछले लेक्चर में सिखाया गया था कि पदार्थ 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। यहां पर भैया कौन से पदार्थ आए हैं, धातु। चर्चा करें हम धात्विक पदार्थों की तो धात्विक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु। परमाणु डले होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी भी चुपचाप नहीं बैठता, पूरे पदार्थ में क्या करता है, अनियमित गति। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो होता क्या है कि जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते हैं तो आपस में टकराते भी हैं, कभी परमाणुओं से टक्कर करते हैं, कभी आपस में टक्कर करते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की सपोज करो कि पहली टक्कर यहां हुई परमाणु से, दूसरी टक्कर यहां कर हुई दूसरे परमाणु से। 2 लगातार टक्कर में जो समय लगता है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की 2 लगातार टक्कर में जो समय लगता है, उसी समय को कहा जाता है श्रांति काल, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टाउ से। भाई साहब आपको क्वेश्चन पूछा गया कि मैंने क्या किया कि इस धात्विक पदार्थ का ताप बढ़ाया, बोले तो इसे गर्म करने लगा। जैसे ही गर्म करेंगे तो पक्की बात है इसे क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और बढ़ेगी। पहले साहब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे थे, अब जैसी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेंगे। तो भाई साहब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर हम किसी धात्विक पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं
तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो पक्की बात है वो जल्दी टक्कर करेगा। जैसे पहले यहां पर पहुंचा था 2 सेकंड में, कितने में? 2 सेकंड में। अब ऊर्जा बढ़ गई, पहले तो सब ऐसे आराम आराम से चला, अब ऊर्जा बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी पहुंचेगा। जल्दी जल्दी पहुंचेगा बोले तो टक्कर का समय पहले से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो सब बातों की बात ही है कि किसी धातु पदार्थ का ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घटता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार, ठीक है भाई। अच्छा सा, अब हमने क्या किया? हमने ये किया कि इस धात्विक पदार्थ में पैदा कर दिया वैद्युत क्षेत्र। क्या पैदा कर दिया? वैद्युत क्षेत्र, जिसका मान कितना है? E, जिसकी डायरेक्शन इधर दे रखी है। अच्छा साहब, वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, इतना आपको सिखाया गया है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में चाहे तो कोई धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, वैद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है कितना? F बराबर QE। धन आवेश पर बल लगाता है क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर बल लगाता है क्षेत्र की विपरीत दिशा में। धन आवेश पर क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश पर विपरीत दिशा में। अब भाई साहब एक बात बताइए, धातु है, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इज ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है? ऋण आवेश। और साहब ऊपर से हमने क्या लगा दिया इसमें? वैद्युत क्षेत्र। तो पक्की बात है कि वैद्युत क्षेत्र आवेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। बल लगाएगा, लेकिन किधर लगाएगा? सिंपल सी बात है कि ऋण आवेश पर बल कहां लगता है? क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब साहब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, छुट्टा इलेक्ट्रॉन है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पर इधर बल लगा। किसने लगाया? वैद्युत क्षेत्र ने। कितना बल लगाया? F बराबर QE। तो होता क्या है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इधर खिसकने लगेंगे और इनके इधर खिसकने का जो वेग आता है उसी वेग को कहा जाता है अनुगमन वेग। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग की परिभाषा क्या बनती है? सिंपल सी बात है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी धात्विक पदार्थ में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग के साथ गति करने लगते हैं। इनके गति के वेग को ही क्या कहते हैं? अनुगमन वेग, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? Vd से। V फॉर वेलोसिटी और D फॉर होता है ड्रिफ्ट। अभी अभी सिखाया आपको थोड़ी देर पहले कि अगर किसी पदार्थ में आवेश निश्चित दिशा में प्रवाहित हो तो आवेश के निश्चित दिशा में बहने को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। तो सिंपल सी बात है कि हम पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र लगाए, वैद्युत क्षेत्र से सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इधर खिसकने लगे। इलेक्ट्रॉन में जो वेग आता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश निश्चित दिशा में जा रहा है, तो आवेश के निश्चित दिशा में प्रवाहित होने को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो सब बातों की सिंपल सी बात है कि किसी धातु में अगर इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के साथ गति कर रहे हैं तो पक्की बात है कि उसमें क्या फ्लो हो रहा होगा? करंट। ठीक है भाई। अच्छा साहब, तो साहब इतना तो आप समझ गए कि अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग होगा तो धारा बहेगी। कितनी बहेगी? तो अनुगमन वेग और धारा में क्या आता है? संबंध आता है I = NEAVD। I = क्या होता है? NEAVD, जिसमें VD अनुगमन वेग, A क्या होता है? A ये होता है कि जैसे कोई तार है तो भैया A होता है तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। जैसे ये तार है तो तार का ये वाला जो एरिया होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट बोलते हैं या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। N क्या होता है? धात्विक पदार्थ के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है साहब, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब साहब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? हमने क्या किया कि आपके सामने भैया किसी धात्विक पदार्थ का कोई तार दिखाया, तार का आकार आपके सामने है, ये इसकी कुछ लंबाई है, मान लिया L। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। मैंने बोला कि भैया इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट, धारा बह रही है। धारा का प्रवाह हमेशा ऊंचे विभव से कहां होता है? नीचे विभव की ओर। जिस प्रकार जल का प्रवाह उच्च तल से कहां होता है? निम्न तल की ओर, ऐसे ही धारा का प्रवाह उच्च विभव से कहां होता है? निम्न ओर। धारा बह रही है।
पक्की बात है कि जब धारा जा रही है तो किस में से होकर जा रही है, एरिया में होकर। एकांक क्षेत्रफल में, कौन सा क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट, एकांक अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा का मान क्या कहलाता है, धारा घनत्व। तो सिंपल सी बात है कि भैया धारा घनत्व तो बोले तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जे से। फॉर्मूला क्या आता है, J इक्वल टू आई अपॉन ए, जिसमें ए क्या है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आई क्या है, प्रवाहित धारा। अच्छा साहब, अभी अभी सीखा है कि आई इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। अगर हम आई यहां पर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई की जगह पर NEAVD रखा तो अपॉन ए पहले से है, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा NEVD, जिसमें जे क्या है, धारा घनत्व, वीडी क्या है, अनुगमन वेग। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, तो संबंध आपके सामने जे इक्वल टू क्या होता है, NEVD, जिसमें n है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा साहब, भाई साहब फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूलों के कुछ नहीं, क्योंकि आपका जो आधा सा जो पेपर आता है यूपी बोर्ड का वो तो फॉर्मूले बेस आता है। फॉर्मूले याद होंगे तो पेपर होने लगता है, आधा सा पेपर तो फॉर्मूला से हो जाता है। अब बढ़ते हैं भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, गतिशीलता। गतिशीलता की परिभाषा बहुत आती रहती है एग्जाम में। क्या है साहब गतिशीलता, सिंपल सी बात है कि अगर सपोज करो कि चालक तार है या धातु का तार है, हमने क्या किया कि इसमें वोल्टेज लगाए, क्या लगाए, वोल्टेज। वोल्टेज जब लगाते हैं तो इसके अंदर क्या पैदा होता है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है, वैद्युत क्षेत्र से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या आता है, अनुगमन वेग। अच्छा साहब, सिंपल सी बात है कि किसी चालक पदार्थ में अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होता है, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होता है, उसी को क्या बोलते हैं, गतिशीलता, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से। म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ए। देखो कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं कि फॉर्मूले से ही बनाई जाती हैं, तभी तो मैंने बोला कि फॉर्मूले आपको याद करना जरूरी है। फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, क्योंकि आधी सी परिभाषा तो फिजिक्स में ऐसी होती है कि फॉर्मूला याद होगा बन जाएगी परिभाषा। सिंपल सी बात है, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता। और जैसे सपोज करो कि भाई साहब आपको विभव का फॉर्मूला याद है, V बराबर W अपॉन Q। फॉर्मूला याद होने का मतलब ये नहीं है कि Q मालूम नहीं है क्या है, W मालूम नहीं है क्या है। फॉर्मूला याद होने का मतलब ये है कि फॉर्मूले में एक एक पद आपको याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद है तो परिभाषा बनती है। देखो कैसे बनती है, Q क्या होता है, अनंत से लाया गया परीक्षण आवेश। जैसे विभव का आपको रिवीजन कराया था, सपोज करो हमने Q को 1 रख दिया, जैसे ही 1 रख दिया इसमें 1 पुट करो, अब देखो जादू, 1 रखा, 1 का भाग लगाएंगे, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, W, बनेगी परिभाषा। Q क्या है, अनंत से लाया गया आवेश, बनेगी परिभाषा। एकांक धन आवेश को, धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। विभव के बराबर आ रहा है। तो ऐसे करके फॉर्मूला से परिभाषा बनने लगती हैं। चलो भाई, तो आपको ध्यान रखना है गतिशीलता क्या होती है, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। इसके बाद बढ़ते हैं भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओम का नियम। क्या है ओम का नियम, चर्चा करें भैया ओम के नियम की। तो वैज्ञानिक ओम ने एक नियम दिया था, और जो नियम दिया था वो दिया था किसी चालक तार के ऊपर। कौन से तार के ऊपर, चालक तार के ऊपर। बोले तो वैज्ञानिक ओम ने बताया था कि भाई साहब अगर कोई चालक पदार्थ है, अगर आपको इसमें करंट फ्लो करना है तो करंट फ्लो तभी होगा, आपको इसके एक सिरे का विभव उच्च रखना होगा और एक सिरे का विभव क्या रखना पड़ेगा, निम्न। प्लस का मतलब है उच्च विभव, माइनस का मतलब क्या है, निम्न। कि ये काम कैसे करेंगे, कि इस काम को करने के लिए एक युक्ति बनाई गई है। सेल में 2 सिरे होते हैं, एक प्लस एक माइनस। प्लस से जोड़ दिया उच्च विभव, माइनस से जोड़ दिया निम्न विभव। बोले तो हमने सेल द्वारा क्या लगा दिए, वोल्टेज। किसी तार में अगर धारा फ्लो करनी है तो धारा तभी बहती है जब उसके सिरों के मध्य क्या लगाए जाते हैं, वोल्टेज, विभवांतर लगाया जाता है।
क्या लगाया जाता है? विभवांतर। वैज्ञानिक ओम का कहना है कि भाई साहब अगर चालक पदार्थ की लात को कांस्टेंट रखा जाए, सर जी लात क्या है? L फॉर लेंथ, A फॉर एरिया और T फॉर टेम्परेचर। चालक पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल और ताप को कैसा रखा जाए? कांस्टेंट। बोले तो परिवर्तन नहीं करना है। इनके लिए कॉमन शब्द है भौतिक अवस्था। क्या बोलते हैं इन्हें? भौतिक अवस्था। अगर किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए तो उसके सिरों के मध्य लगाए गए वोल्टेज समानुपाती होते हैं किसके? धारा के। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओम का नियम केवल कौन से पदार्थों पर लागू होता है? अचालक पर लागू नहीं होता, अर्धचालक पर लागू नहीं होता। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, ओम का नियम केवल कौन से पदार्थों पर लागू होता है? चालक पदार्थों पर। ठीक है। अच्छा साहब, वी समानुपाती आई क्या है? अच्छा साहब, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। वैज्ञानिक ओम ने यहां पर जो कांस्टेंट रखा वो रखा था आर, और यही जो कांस्टेंट रखा था आर, इसी का नाम रखा गया था वैद्युत प्रतिरोध। क्या नाम रखा गया? वैद्युत। काम की बात आते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओम का नियम की परिभाषा बहुत कम केस में पूछी जाती है। ऐसा कम क्वेश्चन आता है कि ओम का नियम लिखिए, लेकिन इसमें से तमाम क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं? ध्यान दो। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ओम का नियम कौन से पर लागू होता है? चालक पदार्थों पर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भैया वी और आई के मध्य ग्राफ पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया कि एक तो एक्स अक्ष बनाया, एक वाई अक्ष बनाया। क्या बनाया? वाई अक्ष। हमने क्या किया कि वाई अक्ष पर तो लिखा v और एक्स अक्ष पर लिखेंगे i। यहां पर लिखा i, यहां पर लिखा v। v कौन से अक्ष पर लिखा है? y पर। i कौन से अक्ष पर लिखा है? x पर। r क्या है? कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया कि इसकी कंपेयर कर दी y इक्वल टू mx से। और y इक्वल टू mx आपने इक्वेशन सुना होगा, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है। किसका समीकरण है? सरल रेखा का। बोले तो v और i के मध्य अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ और नहीं, वो क्या आती है? मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओमीय परिपथ के लिए, कौन से परिपथ के लिए? ओमीय। नाम दे देता है बढ़िया सा, ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ कौन से होते हैं? जो ओम के नियम का पालन करते हैं। एक इसका विपरीत शब्द आता है अनओमीय। क्या आता है? अनोमीय। अनोमीय परिपथ कौन से होते हैं? जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओमीय परिपथ के लिए ग्राफ ये रहा। सर जी अनोमीय का पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? तो अगर एग्जाम में अनओमीय परिपथ का ग्राफ आ गया है बनाने, तो आप क्या करो कि भैया अनोमीय परिपथ कौन से होते हैं? जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो एक बात तो पक्की है कि अनोमीय का ग्राफ सरल रेखा नहीं आएगा। तो क्या आएगा? तो इस तरीके से बना दो। जरूर नहीं है इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बना दो। बस सीधी रेखा मत खींच देना। ठीक है भाई। अच्छा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि टॉर्च के बल्ब के लिए, किसके लिए? टॉर्च के बल्ब के लिए वोल्टेज और धारा के मध्य ग्राफ बनाओ। तो आपको बता दें कि जो टॉर्च का बल्ब होता है उसका जो अंदर का पदार्थ होता है वो होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। क्योंकि एलईडी बल्ब लगाया जाता है और एलईडी बनाए जाते हैं किसके? अर्धचालक के। और अर्धचालक क्या ओम के नियम का पालन करेंगे? नहीं। तो कौन सा ग्राफ बनाना था? अनोमीय का। तो आपको ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं कि भैया टॉर्च के लिए भी यही ग्राफ है। अच्छा साहब, R क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। अगर हम यहां से R का मान निकालें तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? V/I। लेकिन फॉर्मूले पर फिदा मत हो जाना। क्यों? R का मान न तो V पे डिपेंड करता है, R का मान नहीं I पे डिपेंड करता है। अगर V के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कौन छेड़ेगा? I। V ज्यादा कर रहे हो तो I ज्यादा होगा, V कम कर रहे हैं तो I कम होगा। क्या V के ज्यादा करने से R ज्यादा हो जाएगा? नहीं। ठीक है भाई, R पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर जी R किस बात पर डिपेंड करता है? तो R का एक असली फॉर्मूला है R इक्वल टू ml
अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, जो कि आपको याद रखना है। याद इसलिए नहीं रखना है कि एग्जाम में पूछा जाता है, याद इसलिए रखना है कि हमें इससे यह मालूम चलता है कि आर किस किस बात पर डिपेंड करता है। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि बचपन से ही कैसा है, कांस्टेंट है, 9.1 गुणा 10 की घात -31। एल क्या है, तार की लंबाई, लंबाई चेंज करोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चेंज। तो एक बात पकड़ में आ गई कि प्रतिरोध डिपेंड करता है किस पर, लंबाई पर। प्रतिरोध डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर। टाव क्या है, श्रांति काल। अभी अभी बताया था कि ताप में परिवर्तन करते हैं तो श्रांति काल चेंज होता है। तो पक्की बात है कि ताप गड़बड़ करोगे तो ये गड़बड़ होगा, ये गड़बड़ होगा तो इसमें सब गड़बड़ी आ जाएगी। बोले तो प्रतिरोध ताप पर ही डिपेंड करता है। अब सब बातों की एक बात है, आर डिपेंड ऑन लाथ, आर डिपेंड ऑन लाथ। आर प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है, लंबाई, क्षेत्रफल और ताप पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे आपको स्पेशली केस पढ़ाया जाएगा आगे जाकर, इसकी निर्भरता और पढ़ाई जाएगी डिटेल में। अब बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। सर जी अभी भी तो आपने प्रतिरोध पढ़ा है, वो वैद्युत प्रतिरोध है। क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। अब कौन सा प्रतिरोध पढ़ना है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जिसका दूसरा भी नाम है प्रतिरोधकता। क्या होती है साहब प्रतिरोधकता? सिंपल सी बात है कि भैया अगर हमने कोई पदार्थ लिया है, चालक पदार्थ लिया है, चालक पदार्थ लिया है, किसी चालक पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रो से। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। हमने क्या किया है, चालक पदार्थ है, मान लिया है, लंबाई क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। हमने क्या किया कि इसके सिरों के मध्य क्या जोड़ दिया, एक सेल लगा दिया, वोल्टेज लगाने के लिए। क्या लगाने के लिए, वोल्टेज लगाने के लिए। तार के सिरों को किससे जोड़ दिया, सेल से। अच्छा साहब, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो गया, वोल्टेज से इसमें क्या पैदा हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र वगैरह। साहब एक बात बताइए, इतना आप जानते हैं, पहले भी जनवाया है कि E इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर बट्टे दूरी, विभवांतर कितना है, V, दूरी कितनी है, L में लगाया गया है। J क्या होता है, धारा घनत्व, I अपॉन A। V बराबर, अब ये भी पढ़ा है, IR। जब इसमें पुट करें तो रो का एक बढ़िया वाला और फॉर्मूला आ जाता है, RA अपॉन L, जो कि आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल आते रहते हैं एग्जाम में। रो इक्वल टू RA अपॉन L। भैया R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। बोले तो वैद्युत प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध है। A क्या है, अनुप्रस्थ काट, L क्या है, लंबाई। अब साहब विशिष्ट प्रतिरोध का तो फॉर्मूला आ गया। R वैद्युत प्रतिरोध हम जाने गए हैं किस पर डिपेंड करता है, लंबाई, क्षेत्रफल और ताप पर। अगर मैं इसमें R का असली फॉर्मूला रख दूं, R इक्वल टू क्या होता है, ml अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। इसमें पुट करूं तो जैसे ही R की असलियत पुट करोगे तो रो की असलियत सामने आएगी। बोले तो हमें यह देखना है कि रो किस किस पे डिपेंड करता है। आइए साहब देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया कि भैया R की जगह पर ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो रो इक्वल टू R की जगह पर पुट किया ml अपॉन n ई स्क्वायर टाउ ए, और पड़ोस में क्या है, A अपॉन L। गौर से देखिए, A से A बर्बाद हो गए, L से L बर्बाद हो गए, रो इक्वल टू बचा m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। तो एक बात तो पक्की हो गई कि जैसे ही मैंने R की असलियत रखी तो रो की असलियत सामने आएगी। बोले तो हमें यह मालूम चलेगा कि रो किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो भैया लंबाई कैंसिल, क्षेत्रफल कैंसिल, रह गया क्या, श्रांति काल। श्रांति काल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ई का है इलेक्ट्रॉन का आवेश,
बचपन से फिक्स है, जब से पैदा हुआ तभी का 1.6 गुणा 10 की घात -19 है। n क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स है। n मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग पदार्थों में फिक्स होती है और ये भी किस पे डिपेंड करती है वैसे? टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर अगर कम ज्यादा करोगे तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? कम ज्यादा। क्या ये लंबाई पर निर्भर कर रहा है? नहीं। क्या ये क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है? नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि रो विशिष्ट प्रतिरोध ओनली डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। इसी के साथ भैया आपको इसका एक नोट पॉइंट और याद रखना है जो कि आपके सामने है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, उसका अविलाक्षणिक गुण होता है। अविलाक्षणिक बोले तो पदार्थ का खुद का गुण है। पदार्थ का खुद का गुण है। का मतलब एक लोहे का तार है 10 मीटर लंबा। कितना लंबा? 10 मीटर लंबा। मैंने कहा कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध 5 है। कितना है? 5। तो अगर इसकी लंबाई तुम कट कर दो, क्या विशिष्ट प्रतिरोध चेंज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। इसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा जितना पहले है। बोले तो ये पदार्थ पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ पर। पदार्थ का खुद का गुण है जो कि पदार्थ की प्रकृति पर अथवा ताप पर। ये ताप वाली बात आपको याद रखनी है। एक तो पदार्थ पर डिपेंड करता है और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? ताप पर। क्योंकि इससे एग्जाम में भैया पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहा लगातार, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं इस पर। अच्छा साहब, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया। आर वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एल लंबाई का मात्रक मीटर। सॉल्व करेंगे तो यहां से साहब इसका मात्रक आ जाता है ओम मीटर। क्या आ जाता है? ओम मीटर। चलो साहब, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैद्युत प्रतिरोध की लंबाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भरता। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वैद्युत प्रतिरोध डिपेंड ऑन लाथ, ये लंबाई क्षेत्रफल ताप पर निर्भर करता है। लेकिन कैसे कैसे निर्भर करता है वो बात हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता देखें तो आपको एक बात याद रखनी है कि किसी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है, अगर तार को हम खींच रहे हैं या दबा रहे हैं और उसकी लंबाई में चेंज कर रहे हैं तो प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के कैसा होता है? समानुपाती। प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के कैसा होता है? समानुपाती। दूसरी बात, प्रतिरोध उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये आपको 2 बातें याद रखनी है। अगर इन दोनों बातों से नए नए फॉर्मूले बनाए जाएं तो कैसे बनाए जाएंगे? अगर इसे 2 पदों में लिखें तो क्या होगा? R1/R2 इज इक्वल टू L1² जो व्यवहार इधर वही व्यवहार इधर। इधर 1/2, इधर भी 1/2। L1 प्रारंभिक लंबाई, L2 अंतिम लंबाई, R1 प्रारंभिक प्रतिरोध, R2 अंतिम प्रतिरोध। इससे सब 2 पदों में लिखें तो 2 पदों में कैसे लिखा जाएगा? R1/R2 इक्वल टू A2² A1²। क्यों? व्युत्क्रम में है ना। व्युत्क्रम बोले तो उल्टा व्यवहार। अगर इधर 1/2 तो इधर 2/1। ये आपको चीजें याद रखनी। ठीक है भाई। अच्छा साहब, R टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है उससे पहले हम चालकता सीखेंगे। ठीक है भाई। टेम्परेचर पर निर्भरता भी पढ़ाई जाएगी आगे। भैया चालकता, चालकता जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टिविटी। क्या होती है कंडक्टिविटी? सिंपल सी बात है, एक बस आपको शब्द याद रखना है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम? प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे ही क्या बोलते हैं? चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। सर जी प्रतिरोध 2 प्रकार के पढ़ाए, वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर मैंने यहां पर वैद्युत प्रतिरोध लिया है तो कौन सी चालकता निकल के आ जाएगी? वैद्युत चालकता, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जी से। वैद्युत प्रतिरोध किससे लिखते हैं? आर से। आर का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम को ऊपर ले जाओगे तो मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। अच्छा साहब, अगर सपोज करो कि हमने विशिष्ट प्रतिरोध लिया नीचे तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे।
एक शब्द याद रखना है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध को रिप्रेजेंट किया जाता है रो से और विशिष्ट चालकता को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। मात्रक कैसे निकालेंगे? इसका मात्रक ओम मीटर, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब साहब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, अपनी तापमान निर्भरता रह गई थी। अच्छा एक बात बताओ, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, इतना आप जानते हैं कि प्रतिरोध बोले तो वैद्युत प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? लंबाई, क्षेत्रफल और ताप पर। लंबाई पर कैसे डिपेंड करता है? बता दिया। क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है? बता दिया। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताया गया था कि यह केवल किस पर निर्भर करता है? ताप पर। चर्चा करें सबसे पहले भैया वैद्युत प्रतिरोध की कि ताप पर निर्भर कैसे करता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई धात्विक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ? धात्विक पदार्थ। भैया मैं एग्जाम थ्रू आउट बात कर रहा हूं, चीजें तो इनके बारे में समझाने के लिए बहुत हैं। कुछ चीजें लेवल 1 में आएंगी, कुछ चीजें लेवल 2 में आएंगी, कुछ किस में आएंगी? लेवल 3 में। मैंने ये जो लेवल बनाए हैं, इजी, थोड़ा कठिन, सबसे कठिन। ठीक है भाई, क्योंकि इससे क्या अपना स्कोर में वृद्धि होती है थोड़ी बहुत। अब सपोज करो कि भाई साहब मैं डायरेक्ट ही वो क्वेश्चन कराने लगूं कि पिछले 5 साल में एक बार आया, टाइम खा गया आधा घंटा, तो इसे रिवीजन नहीं कहते हैं। मालूम पड़े कि जो चीजें बार बार आ रही छोटी छोटी वो रह गई। तो भैया थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम धात्विक पदार्थ की बात करें। धात्विक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ज्यादा। अगर हम इनका ताप बढ़ाएं तो धात्विक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और जो व्यवहार प्रतिरोध के साथ होता है वही सेम व्यवहार विशिष्ट प्रतिरोध के साथ होता है। दूसरी बात और याद रखनी है, मिश्र धातु, मिश्र धातुओं का भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन यहां पर वृद्धि ज्यादा होती है और यहां पर वृद्धि कम होती है। मतलब धातुओं का प्रतिरोध ज्यादा बढ़ जाता है और मिश्र धातुओं का प्रतिरोध कम बढ़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है। अब बात आती है कि कितना बढ़ता है? कितना बढ़ता है? तो कितना बढ़ता है उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, जिसमें टी क्या होता है? ताप। आर नॉट क्या होता है? 0 ताप पर प्रतिरोध। आर टी क्या होता है? टी ताप पर प्रतिरोध। अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। इस समीकरण की सहायता से हम ताप पर प्रतिरोध निकाल लेते हैं। जो फॉर्मूला प्रतिरोध वैद्युत प्रतिरोध के लिए आता है वही फॉर्मूला किसके लिए आता है? रो के लिए। बस आप क्या करो कि आर की जगह पर क्या लिख दो? रो। रो टी बोले तो टी ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध, रो नॉट 0 ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध, सेम। ठीक है भाई, जो व्यवहार प्रतिरोध के साथ होता है वही व्यवहार किसके साथ होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के साथ। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब साहब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रतिरोधों के संयोजन पर। प्रतिरोधों का संयोजन ये आपका टॉपिक है भैया। आपको इसे पार्ट 2 में सिखाया जाएगा। किस में सिखाया जाएगा? पार्ट 2 में। अब साहब आज की क्लास में जितना आपको पढ़ाया गया है, जितना रिवाइज किया गया है, ठीक है, उस पर साहब उन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे बन के आते हैं और उस बात पर आ जाते हैं। ये भैया जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो आपके PYQ में बोले तो पहले जो एग्जाम आ चुके हैं वो क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि किसी किसी क्वेश्चन में ये हो जाता है कि सपोज करो कि मुझे दिखा कि 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो मैं क्या करता हूं कि उन्हें मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बना देता हूं जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएं। ठीक है, आइए साहब अपने पहले क्वेश्चन पर आज के अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध लिखिए। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध लिखिए। अनुगमन वेग किससे लिखते हैं? VD से। विभवांतर किससे लिखते हैं? V से। सर ये तो तुमने बताया ही नहीं, कोई बताया था? इधर ध्यान दो, मैंने अनुगमन वेग और धारा में तो संबंध बताया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको भैया चीजें बताई गई होंगी, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। हमें किसमें संबंध लाना है? अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग को तो भैया सेफ रखना है और विभवांतर लाना है। तो मैंने क्या किया कि इतना तुम जानते हैं कि V बराबर IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। G इक्वल टू NEAVD। NEAVD। अच्छा साहब और आगे सॉल्व करें।
वी विवांतर आर को जल ले आया पकड़ के, NEAVD इंटू आर। भैया अनुगमन वेग विवांतर में संबंध आ गया, लेकिन अधूरा है थोड़ा सा। क्यों अधूरा है? क्यों मुझे आर का असली फॉर्मूला पुट करना है इसमें भी। जब हम संबंध निकालते हैं दो चीजों में तो असली फॉर्मूले रखने पड़ते हैं, ठीक है भाई। आर का असली फॉर्मूला अभी पढ़ाया है, ml/n² टाउ है, ml/n² टाउ। ये भैया ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उलझन वाले होते हैं, थोड़े हमारे दिमाग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि जो भी आएगा वो आपके कराए हुए में से आएगा। क्योंकि भैया जिसको इसका डेरिवेशन आता होगा, वैसे इसका डेरिवेशन वाला मामला लेवल 2 में आएगा। डेरिवेशन जब इसका करते हैं तो हम इस लाइन से गुजरते हैं, इस लाइन से गुजरते हैं, तो इसलिए भैया ये डेरिवेशन है, बीच में से चीजें उठाकर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। एग्जामिनर बस ये देख रहा है कि इसने सीखा कितना है, ये नहीं देख रहा है कि इसने रटा कितना है। बाकी के सब्जेक्ट होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आपका रटने से काम चल जाता है, लेकिन फिजिक्स में रटने से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। आइए साहब, हो गया खेल। n से n कैंसिल, e से स्क्वायर कैंसिल, a से a कैंसिल, बाकी जो बचा वही अपना क्या होगा, विवांतर और अनुगमन वेग में संबंध। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व की परिभाषा और मात्रा लिखिए। अभी पढ़ाया, धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में होकर प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, J = I/A, मात्रक I का एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। हो गया खेल इसका भी। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक, गतिशीलता। गतिशीलता का फॉर्मूला याद रखना है, VD/E, और इसी से इसकी क्या बन जाती है परिभाषा। इस साल भी आई थी, 24 में आई थी, ठीक है। अच्छा साहब, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के अनुपात को क्या बोलते हैं, गतिशीलता। इसके बाद भैया चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वैद्युत चालकता को परिभाषित करो। अभी बताया है कि चालकता प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। एक शब्द याद रखो, हाँ भैया कौन सी चालकता पूछी है, वैद्युत। इसके साथ वैद्युत शब्द लगा दो तो यहां भी क्या लगा दो, वैद्युत। हो गया खेल खत्म। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ये मत समझना आती नहीं आती है एग्जाम में, ठीक है भाई। ऐसे इतनी सरल चीजें आती हैं। सर ये लेवल 1 चल रहा है इसलिए सरल आ रही हैं, लेवल 2 में थोड़ी सी कठिन आएंगी, लेवल 3 में और बढ़िया वाली आएंगे, ठीक है भाई। आइए साहब, अच्छा सर ऐसी बात है, वैद्युत प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। वैद्युत चालकता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। बन गया फॉर्मूला बन गया, तो मात्रक बन गया। बताओ R का मात्रक ओम, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा। चलो साहब अपनी चौपाई आगे बढ़ाते हैं। अरे साहब ओमीय, ये है अनुओमीय। ओमीय बोले तो वो परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। अगर ग्राफ बनाते हैं तो क्या आता है, सीधी रेखा। ऐसे जी ओम के नियम को पालन करते है सभी चालक पदार्थ, सभी चालक पदार्थ। अनओमीय, अनोमी किसे कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। सर जी कौन नहीं करता है, चालक के अलावा जितने भी पदार्थ हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ग्राफ क्या आता है, ग्राफ की बात करें, I बना दिया, V बना दिया, और साहब हमने इसमें ग्राफ बना दिया। सीधी रेखा मत बना देना बस, ठीक है भाई। हो गया खेल खत्म। आइए साहब अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्या है, 50 ओम प्रतिरोध वाले, 50 ओम प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से। धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी। कोई तार है जिसे खींचा और खींचकर उसकी लंबाई पहले से n गुनी कर दी। अंतिम लंबाई प्रारंभिक लंबाई की कितने गुनी कर दी, n गुनी। अंतिम लंबाई 2 से लिखी, प्रारंभिक लंबाई किससे लिखी, 1 से, जो कि कितने गुनी कर दी है, n गुनी। नया प्रतिरोध प्रारंभिक को 1 से, अंतिम को 2 से। और प्रतिरोधकता बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करो। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2। एक तो आपको प्रतिरोध निकालना है, एक क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध। कैसे निकालेंगे, अभी सिखाया है कि वैद्युत प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के कैसा होता है, समानुपाती।
अगर इसे दो पदों में लिखें तो R1/R2 इज इक्वल टू L1² R1 प्रारंभिक प्रतिरोध 50 है, R2 अंतिम प्रतिरोध पूछा है, L1 प्रारंभिक लंबाई को L1 ही रखता, L2 अंतिम लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी है, तो L2 की जगह पर nL1 रखूं तो क्या आ जाएगा n²L1²। भैया होल स्क्वायर लगा, हो गया खेल। L1² से L1² कैंसिल, n² का इधर मल्टीप्लाई करो तो R2 इक्वल टू आ जाएगा 50n²। ये तो भैया आ गया नया प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध और ज्ञात करना है, प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। सर ये तुमने विशिष्ट प्रतिरोध का तो लंबाई के साथ संबंध बताया ही नहीं। तो भैया आपको ये बात बताई गई थी कि विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड। सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे? सेकंड का आंसर ये लिखेंगे, प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती, अतः इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगी जितनी होगी पहले। ठीक है भाई, प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती, इतनी सी बात लिखनी है, वही दूसरा आंसर है आपका। अच्छा साहब, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने है। क्या है? विशिष्ट चालकता। कौन सी चालकता? विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल। गुणनफल करना है किसके साथ? विशिष्ट प्रतिरोध के साथ। विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल किस बात पर निर्भर करता है? किस बात पर निर्भर करता है? भैया सब आपके टेस्ट में आए थे क्वेश्चन ये पहले ऐसे ऐसे। सिंपल सी बात है, किसी एक का फॉर्मूला रख दो तुरंत आ जाएगा आंसर। चालकता कौन सी? विशिष्ट। और विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/, प्रतिरोध कौन सा? विशिष्ट, इंटू विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध से विशिष्ट प्रतिरोध बर्बाद हो लेंगे, आंसर आ जाएगा 1। दोनों का गुणनफल तो 1 होता है। कितना होता है? 1। ये किसी पर निर्भर नहीं करता। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर, लेकिन इनका गुणनफल तो कितना होता है? 1। ये किसी बात पर निर्भर नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अच्छा साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धारा घनत्व J, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध। बोले तो एक ऐसा फॉर्मूला बताना है जिसमें E भी आता हो, J भी आता हो। वैसा फॉर्मूला बता चुका है मास्टर अभी, ध्यान करो। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था आपको, विशिष्ट प्रतिरोध का ρ बराबर E/J। देख लो भैया, E भी आ रहा है, J भी आ रहा है, E और J में संबंध पूछ रहा है। लेकिन एक बार एग्जामिनर ने थोड़ा और दिमाग लगा लिया। क्या दिमाग लगा लिया? कि विशिष्ट चालकता और लिख दी थी इसमें। क्या लिख दी थी? विशिष्ट चालकता। तीनों में संबंध बताना, तो कैसे मालूम करेंगे? आइए साहब, रो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 1/, चालकता। अबे चालकता बराबर 1/, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 1/, चालकता, G/E/J। अब मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा आंसर J सिग्मा E। मैं तो ये कहता हूं कि इस फॉर्मूले को अलग से याद रखना। ठीक है भाई, J सिग्मा E, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी काम हो जाएगा और सिग्मा वाले क्वेश्चन का भी काम हो जाएगा जिसमें सिग्मा में संबंध पूछता है। ठीक है। अच्छा साहब, तो भैया आज के लेक्चर में जो आपको रिवीजन कराया गया था वो अपना टॉपिक क्या था? करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा का पार्ट 1। अकेला चैप्टर एग्जाम में 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। 6 नंबर का कम से कम आता है, यूपी बोर्ड 6 नंबर का लिख के देता है। ठीक है भाई, जितना भी सब आपको कराया गया है साथ के साथ रिवीजन करना, पेंडिंग मत डालना, क्यों पेंडिंग डालो तो पेंडिंग ही रह जाएगा वो। ठीक है, ये बात याद रखना। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के साथ फिर।